हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय जो है परमाणु की संरचना का पहला लेक्चर। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की खोज किसने किया, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु का जो उप परमाणु होते हैं, परमाणु को तीन भागों बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन सभी का खोज किसने किया था, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इनकी खोज किसके कारण हुआ था, उस पर भी हम थोड़ी सी बेसिक जानेंगे बातें। उसके बाद हम देखेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या होती हैं, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हमारा देखेंगे यह है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, इसको हम जानेंगे। और उसके बाद रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, इसका निष्कर्षण क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकला, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम अंत में देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया वो क्या है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल की जो सीमाएं होती हैं, सीमाएं की मतलब रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल जो दिया उसकी कमियां क्या हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को जानेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने 3 अध्याय को नहीं पढ़ा है तो इससे पीछे के जितने भी चैप्टर है उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर शुरू से बेसिक से आप पढ़िएगा, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आप पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से ढूंढकर क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पढ़ाई कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से मैसेज करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे इन सभी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं। एक एक करके कुछ भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक एक बात आपको समझ में आएगा। परमाणु, तो देखिए ये जो क्लास 9th है इसमें परमाणु का डेफिनेशन लगभग हमने 3 से 4 बार बता ही दिया है, ठीक है। फिर भी हम बता देते हैं कि परमाणु को तो हम बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं, परंतु आधुनिक यदि हम परिभाषा पे बात करें तो हम यही कहेंगे कि पदार्थों के अति सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, जिसे अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। समझ में आया? मतलब हमने क्या कहा कि जो पदार्थ होता है, पदार्थों के अति सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, पदार्थों के अति सूक्ष्म कण को, अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे कण को परमाणु कहते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि पदार्थों के बहुत ही छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। परंतु याद रखेंगे, हमने ये नहीं कहा कि पदार्थों के सबसे छोटे कण को, हमने ये नहीं कहा कि पदार्थों के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। हमने ये कहा कि पदार्थों के बहुत छोटे कण को परमाणु कहते हैं, मतलब परमाणु से भी छोटे कण होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, जिसे अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे कि परमाणु के भी कितने होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। मतलब परमाणु को यदि हम विभाजित करें तो परमाणुओं का विभाजन तो याद रखेंगे परमाणुओं को 3 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन,
जिसे हम ई माइनस से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसे हम P प्लस से दर्शाते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसे N शून्य से दर्शाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये तीन भागों में, मतलब जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये इसके क्या हैं, परमाणु के मुख्य भाग हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम इसको जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसकी खोज कैसे हुआ पूरा हम डिटेल में इसके अगले जो लेक्चर आएगा, सेकेंड जो लेक्चर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। परंतु इस वीडियो में हम बेसिक बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखेंगे किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, जे थॉमसन, जे थॉमसन। अब जे थॉमसन को जे थॉमसन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जे थॉमसन ने किया था, इसको आपको याद रखना है। दूसरा आता है कि जो क्या होता है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन को हम P लिख दे रहे हैं, P प्लस। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने किया था। अगला तीसरा याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब यहाँ पे पॉइंट्स याद रखेंगे कि जे थॉमसन ने किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। तो ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे कि इसकी खोज किसके द्वारा हुआ था? तो इसकी खोज कैथोड किरणों द्वारा हुआ था। कैथोड किरणों के द्वारा हुआ था। और इसकी खोज तो कैथोड किरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था। और प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हुआ था? तो एनोड किरणों के द्वारा हुआ था। एनोड किरणों, या हम कह सकते हैं कैनाल किरण भी इसे कह सकते हैं। तो इसके द्वारा किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज हुआ था। पूरा हम डिटेल में दूसरे लेक्चर में हम समझेंगे। तीसरा याद रखेंगे कि जेम्स जो चैडविक हैं, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया, तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ? अल्फा कण के द्वारा, अल्फा कण के बमबारी से, ठीक है। तो अल्फा कण के द्वारा किसका खोज हुआ था? न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। पूरा हम डिटेल में अंत में हम समझेंगे। उसके बाद अब आता है, अब थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक ये बात आती है, इतना तो हमने समझ लिया, चलिए अब हम इधर लिखते हैं, ठीक है। इतना हम समझ लिए। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे का ऋण आवेश आप लिख सकते हैं, या आगे आप माइनस लगा देंगे तो वो पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश? इतने होते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और याद रखेंगे प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस तो लिखते नहीं है, तो केवल लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। मतलब ये धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, और जो प्रोटॉन होता है इस पर इस पर मतलब ऋण आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब ये उदासीन होता है,
उदासीन होता है। पूरा हम बेसिक अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो वो हम डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं लिखवा रहे हैं, पूरा मतलब शॉर्ट में यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं कि आपको कभी भी याद रहे। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पूरा हम डिटेल में दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे कि कैसे खोज हुआ था। अगला आता है, यहाँ पे कुछ मैं बातें बता दे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब कोई आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस एक क्या होता है 31 kg होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 kg होता है। दूसरा याद रखेंगे कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे 1.67 इंटू 10 टू पावर 27 क्या होता है 27 kg होता है। अब इसको याद रखेंगे तीसरा कि जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी 1.6 इंटू 10 टू पावर 27 kg होता है। तो आशा करते हैं आपको इन सभी को याद कर लिए होंगे। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका द्रव्यमान पूछ लिया जाता है कि इसका द्रव्यमान कोई भी आपसे टीचर भी पूछ सकते हैं या कोई भी जो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को बेसिक जो हमने बात बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देखेंगे जो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब हम एक एक बेसिक को समझेंगे। ये सभी को आपको याद करना ही होगा। ठीक है, इसको समझाने का कोई ट्रिक तो है नहीं कि आपको समझा दिया जाए। ठीक है, नाम तो आपको याद ही रखना होगा। तो अब आते हैं हम थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहिए या थॉमसन का परमाणु मॉडल कहिए या इसे तरबूज मॉडल के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं थॉमसन का तरबूज मॉडल, इन सभी के नामों से इसको जाना जाता है, इस मॉडल को। ठीक है, तो थॉमसन का परमाणु सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। मॉडल कहें या सिद्धांत, तो दोनों बात एक ही है। अब आता है कि थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था। तो देखिए, मैं कुछ बेसिक बात बता रहा हूं। इन्होंने केवल यही बात बताया था कि जो क्या होता है परमाणु जो होते हैं, इन्होंने यही बात बताया था कि कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु गोलाकार होता है। ठीक है, पहला इन्होंने बताया था परमाणु गोलाकार होता है, और दूसरा इन्होंने बताया कि विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार क्या होता है, जो तरबूज जो होता है, ये आपको तरबूज हमने बना दिया है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार एक तरबूज जो होता है, तो तरबूज में जो लाल भाग होते हैं, ये जो तरबूज का लाल भाग है, ये जैसे मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दूं। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा था कि जिस प्रकार कोई तरबूज है, तरबूज में मान लेते हैं ये कटा हुआ तरबूज है, तो इन्होंने यही कहा था कि तरबूज में जिस प्रकार लाल भाग होते हैं, तो लाल भाग में जिस प्रकार लाल भाग में क्या होते हैं, जो लाल भाग होता है वो धन आवेशित होते हैं, वो सभी धन आवेशित होते हैं। और इसी लाल भाग में जिस प्रकार काले बीज होते हैं, जिस प्रकार इसमें काले बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसी के बीच धसे हुए होंगे। इन्होंने केवल इतनी ही बात को इन्होंने बताया था कि क्या होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, तथा जिस प्रकार परमाणु के बीच में धनावेशित भागों के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब इन्होंने सिंपल में यही कहा था कि लाल भाग, जो लाल भागों में जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस प्रकार परमाणुओं
में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे कि जो क्या होता है, तरबूज जो होता है, तरबूज के लाल भाग में जो काले बीज धसे हुए होते हैं। तो इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, आपको एक एक करके समझना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा कि इस मॉडल के अनुसार, या हम लिख सकते हैं थॉमसन के मॉडल के अनुसार। अब इनके अनुसार क्या बताया गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि परमाणु एक गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। जो क्या होता है, परमाणु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत उदासीन कण होता है, तथा इसके अंदर क्या होते हैं, धनावेशित भाग उपस्थित होते हैं। तथा दूसरा इन्होंने बताया कि जो परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक सामान्य रूप से वितरित होते हैं, वितरित होते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित, जो लाल, जो क्या होता है तरबूज, मतलब इन्होंने यही कहा कि जो परमाणु के अंदर जो भी धनावेशित भाग होते हैं, जो लाल भाग जितने भी आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आप तरबूज देखे होंगे कटा हुआ होगा, तो उसमें जो भी लाल भाग होते हैं तो वो लाल भाग क्या होंगे, वो धनावेशित भाग उन्होंने कहा, लाल भाग को धनावेशित भाग कहा। और ये कहा कि जो धनावेशित भाग होते हैं वो एक सामान्य रूप से वितरित होते हैं, एक सामान्य रूप से सभी जगह फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा। तो यही हमने लिखा है कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक सामान्य रूप से वितरित होते हैं तथा इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होता है जिस प्रकार तरबूज में धसे हुए काले बीज होते हैं। समझ में आ गया ना, हमने क्या कहा कि परमाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं और विद्युत उदासीन कण होते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग सामान्य रूप से वितरित होते हैं, इसमें जो भी धनावेशित भाग होंगे वो एक सामान्य रूप से वितरित हुए होंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार इसमें फैले हुए होते हैं। तो जिस प्रकार जो तरबूज का लाल भाग होता है, जिस प्रकार तरबूज के धसे हुए काले बीज के समान, मतलब जिस प्रकार तरबूज के लाल भाग में जो धसे हुए काले बीज होते हैं उसी प्रकार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो इतनी बात उन्होंने बताया था। तो इसको आपको सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताया था कि इसकी जो क्या होता है, इसको इन्होंने कहा था कि इसे जब इस सिद्धांत को दिया था तो इसे उस समय तरबूज मॉडल के नाम से भी जाने जाने लगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे बुज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्या लिखना है, थॉमसन के परमाणु मॉडल में लिख देना है, इस फिगर को आपको बना देना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या होती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए
इसको अब हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा यहाँ पर। अब हम यहीं पे लिख दे रहे हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। परमाणु मॉडल की सीमाएं, सीमाएं कहें या कमियां। देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं मतलब इनकी कमियां यही है कि यह मॉडल जो है ना, ये अल्फा कण, रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, उसमें जो भी बात बताया गया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, उसका यह व्याख्या नहीं कर पाया ये मॉडल। कौन? थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ये इसकी सबसे पहली कमियां थी। तो हम लिख सकते हैं कि यह मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, ये सबसे पहली इसकी कमियां थी कि इसने क्या किया था, अल्फा कण जो प्रकीर्णन प्रयोग होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी इसकी कमियां थी कि यह जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाया। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, ये जो परमाणु मॉडल है ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहें या ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहें, उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपको क्लास 11th में पढ़ाई करना है, तो पूरा हम डिटेल उसमें जानेंगे। केवल आप इतना जानिए कि यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो अगर आता है आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखना, तो आप इतनी बातों को लिखेंगे, इसकी जो क्या है परमाणु मॉडल और इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारी सभी यहीं से बेसिक शुरुआतें होती हैं। इसलिए हमने सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात बताया है कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कोई भी आपसे पूछ सकता है यदि आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब यही पॉइंट आता है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या बताया। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ से नाम से ये स्पष्ट है कि ये जो प्रयोग अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है ये किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने इस पर प्रयोग किया था। ठीक है, परंतु इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये फिगर को मैं बना रहा हूँ यहीं से आप समझिएगा। इन्होंने सबसे पहले कहा एक सोने की पतली सी पन्नी लिया, एक सोने की पतली सी पन्नी लिया इस प्रकार। ठीक है, मैं एक गोले के जैसा ले रहा हूं कि जैसे आपको परमाणु की तरह लगे। ठीक है, या आप सोने की पतली सी पन्नी ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक परमाणु लिया। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, सोने की पतली पन्नी। ठीक है, सोने की एक पतली पन्नी लिया और इस पर क्या होता है, कोई भी पतली पन्नी लें तो वो क्या मान सकते हैं कि एक परमाणु के सामान्य होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नाभिक तो होगा ही ना। तो अभी तो नाभिक की खोज नहीं हुआ था, परंतु उन्होंने यही कहा कि एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और इस पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण का बौछार कराया। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण जो किरण होते हैं, इसका क्या किया, अल्फा कण जो होते हैं उसका इस पर बमबारी कराया। बमबारी कहने का मतलब है कि इस पर इन्होंने बौछार कराया। तो देखा कि ज्यादातर अल्फा कण, सबसे अधिक अल्फा कण क्या हो रहे हैं, जो सोने की पतली पन्नी से आर पार सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है,
सबसे ज्यादा अल्फा कण क्या हो रहे हैं, सोने की पतली सी पन्नी से क्या हो जा रहे हैं, आर पार निकल जा रहे हैं। परंतु इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण, केवल कुछ अल्फा कण सोने की क्या हो रहा है, सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर क्या हो जा रही हैं, विक्षेपित हो जा रही हैं। जैसे इस प्रकार ये विक्षेपित हो जा रही हैं, ठीक है। और इन्होंने देखा कि इससे भी बहुत कम, मतलब 9 के बराबर क्या हो रहा है, कुछ ऐसे भी अल्फा कण हैं जो अपने मार्ग में वापस लौट आ रहे हैं, जैसे गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आ जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इसी पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो इतनी ही बात को आपको लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराया या बमबारी कराया, तो पाया कि कुछ अल्फा कण, मतलब आप ऐसे लिखेंगे कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं तथा कुछ अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर विक्षेपित हो जा रहे हैं। विक्षेपित मतलब फैल जा रहे हैं। तथा 9 मात्रा में कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। 9 के बराबर अल्फा कण क्या होते हैं, अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो इसको हम इतनी बात को सबसे पहले प्रयोग में लिखेंगे। तो हम चलिए हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे रदरफोर्ड के इस प्रयोग के अनुसार, इस प्रयोग के अनुसार जब रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, अल्फा कण की बौछार कराया, हम लिखेंगे अल्फा कणों का बौछार कराया तो पाया कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से आर पार निकल जाती हैं तथा कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित मतलब बिखर जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं तथा 9 मात्रा में कुछ अल्फा कण क्या हो जाती हैं, अपने मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो यही इनका प्रयोग है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है। हमने क्या कहा कि हमने यही बताया कि सबसे पहले रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया, इस पर अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कणों का बौछार कराया या बमबारी कराया, तो देखा कि अधिकतर अल्फा कण क्या हो रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, सोने की पतली सी पन्नी से सीधे निकल जा रहे हैं। अब परंतु कुछ मात्रा में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे हैं, मतलब फैल जा रहे हैं। परंतु बहुत ही कम मात्रा में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ना के बराबर में कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। तो
इतनी बात इन्होंने प्रयोगों में देखा और इसी का निष्कर्ष क्या निकला, रदरफोर्ड ने इसका निष्कर्ष निकालकर क्या बताया, ये महत्वपूर्ण है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड का, या हम ऐसे लिखेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष। ठीक है, तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला इसका यही निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अधिकतर उसका भाग खाली होता है। मतलब सबसे पहला इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। इन्होंने सबसे पहला यही बताया कि परमाणुओं का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है। तथा दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र पे एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, मतलब धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। अब इन्होंने कैसे कहा, कैसे इनको पता चल गया, तो पता इस प्रकार चला कि ये अल्फा कण जो होता है ना, ये जो क्या होता है, ये धन होता है, अल्फा कणों पर धन आवेश होता है और ये क्या हो रहा है, इससे बौछार हो जा रहा है। देख रहे हैं ये जो अल्फा कण है इसको दूर हटा दे रहा है। कौन, तो ये बीच वाला जो है, जो नाभिक है, इसको दूर हटा दे रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रतिकर्षित कौन करता है, जब धन और धन आपस में जब जाएंगे, जब पास ले जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को मतलब दूर हटाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पता चला कि ये भी धनायन है, ये भी धनायन होगा, तभी जाकर तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। तो इसी पर निष्कर्ष पे इन्होंने कहा कि जो नाभिक होता है वो धन आवेशित भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। मतलब इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में, मतलब मध्य में क्या होता है, धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इन्होंने बताया, तीसरा इन्होंने पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि जो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10⁻15 सेंटीमीटर होता है। जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻15 सेंटीमीटर होता है। तो इन्होंने इतनी बात को रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में बताया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ले लिए होंगे, चलिए अब हम आगे एक एक करके देखते हैं। इसी प्रकार एक एक को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक बे, कोई भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको समझ जाएंगे। चलिए अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करने के बाद ही दिया। तो ज्यादातर अल्फा कण प्रकीर्णन से प्रयोगों से निष्कर्ष निकाल कर ही ये रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, तो इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, इन्होंने कहा कि कोई भी परमाणु होता है, समझिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ये एक हमने गोला बना लिया, ये एक परमाणु है। तो इन्होंने ये कहा था कि परमाणु जो होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और इन्होंने ये कहा था कि नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं,
वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इन्होंने एक अलग बात बताया था कि इन्होंने इंपॉर्टेंट कहा कि क्या होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि नाभिक जो होता है मतलब धनावेशित भाग के चारों ओर क्या होती है, जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। समझ में आया ना। इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं वृत्ताकार, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वृत्तीय गति करता है। तो इन्होंने इतनी बात अपने परमाणु मॉडल में बताया। तो हम सबसे पहले यह लिखेंगे कि इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार क्या बताया, इस मॉडल के अनुसार सबसे पहले यही बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। कण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब अति सूक्ष्म कण होते हैं, गोलाकार होते हैं, गोले के जैसे। और दूसरा विद्युत उदासीन कण होते हैं। विद्युत उदासीन कण का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तब दोनों आपस में मतलब धनायन और ऋणायन दोनों आपस में बराबर हैं, तो वो विद्युत उदासीन ही होगा। तो क्या होते हैं, परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं, अब विद्युत उदासीन कण होते हैं। किन्होंने बताया था, तो डाल्टन ने, जो क्या है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था। ठीक है, और इन्होंने बात बताया था कि जो क्या होता है, परमाणु होता है, तो परमाणु का समस्त धनावेशित भाग और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब कि उसका कितना जो मास है, जैसे आप चीनी खरीदते हैं तो 2 केजी आप कहते हैं चीनी दे दीजिए। ठीक है, तो 2 केजी क्या है, उसका द्रव्यमान है। उसी प्रकार परमाणु का जो द्रव्यमान होता है और जो इसका धनावेशित भाग होता है वो परमाणु के केंद्र में होता है। ठीक है, इन्होंने दूसरा यही कहा कि परमाणु का समस्त धनावेशित भाग व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है। परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। समझ में आया। मतलब इन्होंने यही कहा कि परमाणु का समस्त धनावेशित भाग और इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, परमाणु के केंद्र में होता है, मतलब मध्य में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, और ये भी अल्फा कण जो प्रकीर्णन प्रयोग है उसमें ही बताया था कि जो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या जो होती है, मतलब इन्होंने यही कहा कि परमाणु की ऐसे हम लिख देते हैं कि इन्होंने एक तीसरी बात यही बताया कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है तथा परमाणु की त्रिज्या कितनी बताया, तो इन्होंने बताया 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
समझ में आया। देखिए इन्होंने बताया कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो कितने होते हैं 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। परमाणु की मतलब नाभिक की त्रिज्या इन्होंने बताया 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है। और परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। यदि हम तुलना करें तो जैसे एक मान लेते हैं ये क्या है, एक ग्राउंड है, जैसे कि हम मान लेते हैं फुटबॉल खेलते हैं या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट का जो मैदान होता है उसे आप परमाणु मान सकते हैं, और उसमें जो क्या होता है ग्राउंड होता है उसे आप परमाणु मान सकते हैं, और जो बल्ला होता है जो आपका गेंद होता है ना उसको आप नाभिक मान सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना छोटा होता है नाभिक। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा ग्राउंड है तो उसको आप परमाणु मान लीजिए, और एक छोटा सा गेंद है उसको आप मान लीजिए कि वो उस क्या है परमाणु का नाभिक है। तो इतना छोटा होता है नाभिक, इसलिए हमने लिखा है इसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है। और कितना इसके परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो ये तीनों आप उन्होंने बताया था। उसके बाद इन्होंने बहुत ही एक चौथा इंपॉर्टेंट इन्होंने बात बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझिएगा ये जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, मतलब ये नाभिक है और ये क्या है इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होता है आकर्षण बल होता है, आकर्षण बंध, या हम कह सकते हैं आकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ही क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर गति करता रहता है। समझ में आया ना, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण या सिंपल में कहें आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट्स इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में बताया। तो हमने सबसे पहले बताया कि मतलब आप लिखेंगे इस मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। दूसरा, परमाणु का समस्त धनावेशित भाग और इसका द्रव्यमान क्या होता है परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो समस्त क्या है धनावेशित भाग ही क्या होता है नाभिक में होता है, और इस परमाणु का जितना द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो भी इसके नाभिक में ही होता है। और इस नाभिक इसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। अगला इन्होंने बताया कि नाभिक की त्रिज्या, इस छोटे से दिखाई दे रहा है, इस नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है, और इस जो क्या है जो परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। उसके बाद बताया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगता है वह वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो इतनी बात इन्होंने अपने जो क्या है सिद्धांत है या हम कह सकते हैं मॉडल है, इसमें इन्होंने बताया था। उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिद्धांत या किसी भी नियमों का सबसे ज्यादा मतलब इसका इंपॉर्टेंट होता है इसकी सीमाएं, या हम कह सकते हैं कि इसकी कमियां क्या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से मॉडल दिए गए परंतु उस सभी को क्या कर दिया गया रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसकी कमी निकाल के ही तो रिजेक्ट किया गया ना। तो इसकी कमियां क्या हैं, इन्होंने इतनी बात बताया परंतु इसकी कमियां क्या हैं उसको हम जान लेते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं भी हम लिख सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं या इसकी सीमाएं क्या हैं। तो देखिए इसका दो मुख्यतः सीमाएं हैं। तो सबसे पहले इसकी सीमाएं ये है कि एक जो क्या थे, कार्लस मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, क्लार्क मैक्सवेल। तो इस नाम को याद रखेंगे, एक वैज्ञानिक थे जो है क्लार्क मैक्सवेल। तो क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, इसको हम समझेंगे। इन्होंने ये बताया कि जब कोई भी मतलब जो कोई भी अगर आवेशित कण है, कोई भी आवेशित कण है, आवेशित कण का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ऋण आवेश होता है, तो ये भी जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक आवेशित कण है। तो कोई भी आवेशित कण किसी नाभिक के मतलब किसी के चारों ओर यदि गति करता है, तो जब गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, उसकी ऊर्जा खत्म होगी, मतलब ऊर्जा में उसकी हानि होगी। यदि कोई भी कण, समझिएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक नाभिक है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करता है, इसके चारों ओर यदि वृत्तीय गति करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस केंद्र के चारों ओर क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। तो बताइए आप कि यदि आप ही मैं कहता हूं कि यदि आप ग्राउंड का 2 चक्कर 3 चक्कर आप लगाते जाएंगे और लगातार आप लगाते जा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा में हानि होगी कि नहीं होगी, आपका ऊर्जा समाप्त होगा। और जब समाप्त होगा तो आप रुक जाएंगे, आप गिर जाएंगे। एक समय के बाद अगर आप रुकते नहीं है तो एक समय के बाद आपका एनर्जी पूरा समाप्त होने के बाद आप तुरंत गिर जाएंगे। तो इसी प्रकार इन्होंने जो क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, ये तो बात हमें समझ में आ रही है, परंतु ये गति करते करते रहेगा तो एक समय के बाद इसकी ऊर्जा में क्या होगी, ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी। और जब इसकी ऊर्जा में हानि होगी तो इसको क्या होना चाहिए, एक समय के बाद इस तरह गति करते करते इसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, इसकी जब इन्होंने क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड से पूछा तो रदरफोर्ड ने इसका उत्तर नहीं दे पाए, ठीक है, जिसके कारण ये जो मॉडल है ये फेल हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहली इसकी कमी है। तो इन्होंने मतलब क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई क्या होता है, जब कोई जो आवेशित कण किसी नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उसमें विकिरण ऊर्जा के रूप में उसमें क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। मतलब ये जो ऊर्जा की हानि हो रही है वो किसके ऊर्जा के रूप में होगी, विकिरण ऊर्जा के रूप में इसमें हानि होगी, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये सबसे पहली कमी है, तो इसको आपको याद रखना है। क्या इन्होंने बताया था, क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसकी कमियां, ठीक है, अभी मैं इसका नोट्स भी बताऊंगा, आप ले सकते हैं। दूसरी इसकी कमियां थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब समझते हैं, मतलब इन्होंने ये तो बता दिया कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चारों ओर, परंतु इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जो रदरफोर्ड हैं इन्होंने अपने मॉडल में ये नहीं बताया, तो इसके कारण भी ये मॉडल फेल हो जाता है। तो ये दो इसकी मुख्यतः इसकी कमियां हैं। जो एक है क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने जो कमी बताया था, इसके कारण ये फेल हो गया, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्होंने नहीं बताया था कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जबकि अंत में हमें पता चला, ठीक है, इसके बाद जो मॉडल आया उसमें हमने पता चला कि दूसरी जो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाते हैं, जिसके कारण ये मॉडल फेल हो गया। तो आशा करते हैं कि इनकी जो कमियां है ये आपको समझ में आया होगा, और नीचे जगह ना होने के कारण मैंने नहीं लिखवाया, थोड़ा सा मैंने समझा दिया है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसको अपने शब्दों में लिखना है, कोई जरूरी नहीं है, मॉडल का मतलब इसे अपने शब्दों में इसकी कमियों को आप बता सकते हैं, ठीक है। और जितना अच्छा से हमने समझाया है मैं आशा करता हूँ आप लिख लेंगे। अदरवाइज यदि आप नहीं लिख पाएंगे तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आप नोट्स भी मांग सकते हैं। आप केवल लिखेंगे क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल नोट्स,
तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा। आपको थोड़े से रुपए आप देकर वहाँ पे नोट्स भी आप ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, जिसमें कोई भी गरीब से गरीब स्टूडेंट भी उसको क्या कर सकता है, ले सकता है। अदरवाइज यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी डाउट हो या हमसे बात करना हो तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि वीडियो लिंक चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके वीडियो का लिंक भी पा सकते हैं या नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।